नमस्कार दोस्तों, ओशिनोग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सागर नीतल के उच्चावच के बारे में कि आखिर समंदर के अंदर कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उनकी गहराई कैसे मापी जाती है उनके बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ओशिनोग्राफी में इससे पहले मैंने ये वीडियो मैं बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आइए उसमें कुछ और थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं महासागरीय नितली उच्चावच, ओशियन बॉटम रिलीफ। तो दरअसल बात करेंगे तो हमारे समंदर के अंदर अगर जो बात करें तो उसमें 4 तरीके के उच्चावच हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है सागरीय मग्न तट, दूसरा होता है सागरीय मग्न ढाल, तीसरा है गहरा महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। 4 तरीके के उच्चावच मंडल। अब इसमें हम डिवीजन करेंगे इनका, तो और भी इसके अंदर हमें इसके अंदर भी कई सारे उच्चावच देखने को मिलेंगे। तो एक मंडल है, जोन डिवाइड किए गए, इसके अंदर और भी छोटे छोटे उच्चावच हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। कभी कभी परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं और पूछ लिया जाता है, या तो आप उस लिखित में अगर जो आप दे रहे हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा महासागरीय नितली उच्चावच के बारे में समझाइए। तो आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। 4 उच्चावच मंडल, अर्थात हमारी महासागरों में महासागरीय नितली उच्चावच में 4 उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो 4 प्रकार के हैं। इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। और अगर जो हम बात करें तो जो महासागरीय बेसिन होती है, जो महासागर की गहराई है, उसको किसके आधार पर मापा जाता है? तो बैथीमेट्री विधि होती है। बैथीमेट्री विधि के जरिए क्या किया जाता है, इसकी माप की जाती है, जो साउंडिंग तकनीक पर आधारित होती है। साउंड के जरिए क्या करते हैं कि उसकी गहराई का मापन किया जाता है। तो अगर जो हम बात करें, मान लेते हैं जैसे ये क्या है, ये लाइन जो ब्लैक कलर की लिखी हुई, इसको मान लेते हैं क्या सी लेवल है। ये क्या है? सी लेवल है। सी लेवल के ऊपर का जो हिस्सा है, जो हिप्सोमेट्री है, हिप्सोमेट्री ऊपर की तरफ की होती है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ऊंचाई पे स्थित, जो ऊंचाई पर स्थित होते हैं, मतलब कि जो सागर तल से ऊपर हैं, उनकी ऊंचाई मापी जाती है। मतलब ऐसे उच्चावच जो सागर तल के ऊपर हैं और उसकी ऊंचाई मापी जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्सोमेट्री। हिप्सोमेट्री इसको बोलते हैं धनात्मक उच्चावच, या इसको कह सकते हैं पॉजिटिव रिलीफ। तो ये धनात्मक उच्चावच ऊपर की तरफ, और जो नीचे की तरफ जो होता है, मतलब जो सागर तल के, मतलब सी लेवल से जो नीचे की तरफ होता है, उसको बोलते हैं बैथीमेट्री। बैथीमेट्री जो होता है वो सागर तल से सी लेवल से नीचे की गहराई के मापन के लिए होता है। इसके सागर तल की नीचे गहराई का मापन होता है, इसको ऋणात्मक या निगेटिव रिलीफ बोलते हैं। तो नीचे का जब मापा जाता है, ये सी लेवल है। ये मान लीजिए ये क्या हो सकता है? ये कोई पर्वत हो सकता है, ये कोई पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, कोई मैदान हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ये मतलब सी लेवल से ऊपर है। तो इसकी, जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं, उसकी ऊंचाई किससे मापी जाएगी? उससे उसको बोला जाता है हिप्सोमेट्री। तो ऊंचाई के जब सागर तल से ऊपर तो हिप्सोमेट्री, नीचे की तरफ बैथोमेट्री। हो सकता है कभी आई जाए इससे रिलेटेड प्रश्न। लेकिन जो ये पुरानी तकनीक है, लेकिन जो आज के टाइम पे है, तो वर्तमान में जो मल्टी बीम इको साउंडर और साइड स्कैन सोनार की सहायता से क्या किया जाता है, महासागरीय नितल की मापन किया जाता है। तो सोनार विधि का प्रयोग करके और इको साउंडर का प्रयोग करके, इन सब के जरिए क्या किया जाता है कि गहराई की माप की जा सकती है। तो ये आप जानते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, कभी पूछ लिया जाए कि सागर तल की ऊंचाई, मतलब गहराई किससे मापी जाती है? तो सागर तल की गहराई मापने के लिए तो मल्टी बीम इको साउंडर, साइड स्कैन सोनार, और एक तरीके से कह सकते हैं बैथीमेट्री भी कह सकते हैं। तो बैथीमेट्री गहराई मापने के लिए की जाती है। ऊपर की तरफ जो होता है वो हिप्सोमेट्री होता है। दोनों तरीके के। अब इधर जब हम देखेंगे तो ये एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें हमने क्या किया है कि जितने भी जो ओशन बॉटम रिलीफ है उनके बारे में मैंने बता दिया है। इसमें जब देखेंगे तो हमें, अगर जब हम किसी तट के किनारे से, किसी कोस्टल एरिया से जब हम जैसे समंदर के अंदर जाएंगे, तो हमें कौन कौन से वहाँ पर उच्चावच रिलीफ हमें देखने को मिलेंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो अगर जो सबसे पहले जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा महाद्वीपीय मग्न तट। ये सबसे किनारे का क्षेत्र होता है, इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें दिखेगा मग्न ढाल। मग्न तट होता है। मग्न तट के बाद एकदम से क्या होता है कि समुद्र काफ़ी डीप होने लगता है, तो जो ढाल होती है इसको बोलते हैं मग्न ढाल। मग्न तट के बाद क्या होगी? ढाल होगी। उसके बाद वितलीय मैदान होंगे। वितलीय मैदान के बाद हम देखेंगे तो इसमें और भी कई सारे पार्ट हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो वितलीय मैदान में हम इसके बाद देखें तो हमें रिफ्ट घाटियाँ भी उसके अंदर दिख सकती हैं। उसके बाद में हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पठारी क्षेत्र, मतलब कि जिसका ऊपर का हिस्सा क्या हो कि समतल हो, एक पठार, समंदर के अंदर का पठार इसको कह सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगर बोलते हैं, या ग्वायर बोलते हैं, या सागरी चबूतरा, जो इसको सी टेबल लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सी टेबल लैंड कीजिए, कहिए ग्वायर कीजिए, जाइगर कीजिए, सब एक ही नाम है। सागरी चबूतरा, ग्वायर, जाइगर, ये सब एक ही नाम है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं महासागर के अंदर स्थित पठारी क्षेत्र होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगर बोलते हैं, या इसको ग्वायर बोल सकते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं सागरी चबूतरा कहते हैं।
हो सकता है कभी आ जाए इससे रिलेटेड कि प्रश्न कि इनमें से किसको महासागरीय पठार के नाम से जाना जाता है, या महासागर के अंदर स्थित पठारों को किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम लोग ग्वायर बोलते हैं, जाइगर बोलते हैं, या सागरी चबूतरा के नाम से जाना जाता है। तो ये जैसे प्रश्न आ जाए इसके बाद हम देखेंगे तो गर्त। दरअसल होता यही है कि जैसे मान लीजिए ये कोई सी लेवल है, सी लेवल के अंदर जब कोई भूखंड ऊपर की तरफ दिखने लगता है तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वीप, द्वीप है। और जो यही जो काफ़ी अंदर डीप में हो जाए और सागर तल काफ़ी गहराई में हो जाए तो जो अंदर की जो गहराई होती है इसको बोलते हैं गर्त। गर्त और द्वीप एक दूसरे के विपरीत होते हैं। गर्त सबसे गहरा क्षेत्र होता है जो, और द्वीप होता है वो ऊंचा क्षेत्र होता है। तो गर्त यहाँ पर देखेंगे तो ये गर्त, इसमें से इसके ऊपर भी मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, इसमें मैंने बहुत सारी गर्तों के नाम बताए हैं। डायमेंटीना गर्त, नरेश गर्त, केमन गर्त, कोस्टारिका नहीं, यहाँ पर और भी हम देखेंगे तो, और दक्षिणी सैंडविच गर्त हो गई, सुंडा गर्त हो गई, और भी बहुत सारे यहाँ पर गर्तों के नाम आप पढ़ते हैं और उनके बारे में मैंने बताया भी। आप लोग एल्यूसिन गर्त हैं, और भी बहुत सारी गर्त हैं, मेरियाना गर्त हो गई जिसको नीरो गर्त भी कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया गया और आगे चल के जिस तरीके से श्रृंखला बढ़ेगी तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। इसके बाद हम देखेंगे जो समंदर के अंदर में हमें कई सारी पहाड़ियों के रूप में दिखती हैं। जैसे जिस तरीके से पहाड़ियाँ जो सतह पर दिखती हैं, ऊपर की तरफ पहाड़ियाँ देखते हैं, उसी तरीके समंदर के अंदर भी बहुत सी पहाड़ियाँ होती हैं जिनको नितली पहाड़ियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? नितली पहाड़ियाँ। और कई कई पर क्या होते हैं, कटक के जैसे उभार जैसे हमें इस तरीके से दिखते हैं, तो उभारों को क्या बोलता है? जलमग्न कटक बोलते हैं। तो क्या होता है? जलमग्न कटक होते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक हम देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में देखेंगे, मगढाल, वितली मैदान, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो महाद्वीपीय मग्न तट है, एक एक की विशेषता को हम पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि आखिर उसकी क्या विशेषता है और उन विशेषताओं में क्या क्या खासियत है जिनको हमें अच्छे से पढ़ना रहेगा। तो हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा महाद्वीपीय मग्न तट, इसकी जो 100 फैदम, 100 फैदम, और फैदम का मतलब होता है एक फैदम में 6 फीट होते हैं, मतलब इसकी औसत गहराई 600 फीट होती है। इसकी औसत गहराई कितनी होती है? 600 फीट होती है। तो याद रखिएगा, मतलब महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है उसकी औसत गहराई कितनी होती है? वो होती है 600 फीट होती है। इसको याद रखिएगा, 600 फीट आपसे परीक्षा में इससे प्रश्न आ सकता है कि आखिर इसकी गहराई कितनी होती है। ढाल की बात करेंगे तो बिल्कुल मंद ढाल होती है, 1 से 3 डिग्री इसकी ढाल होती है। विशेषताओं की बात करेंगे, अभी मैंने बताया ऐसे विशेषताओं की बात करेंगे तो सागरीय जीवों के लिए आदर्श आवास, क्योंकि जितने भी सागरीय जीव हैं तट के पास में यहाँ पर देखेंगे तो ये आवास के लिए काफ़ी सुलभ जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ वगैरह उगती हैं। जिसमें हम बात करेंगे तो वनस्पतियों में हम देखें तो मैनग्रोव वनस्पतियाँ वगैरह यहाँ पर काफ़ी होती हैं। और जहाँ पर मैनग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर आप तो जानते हैं कि जहाँ पर मैनग्रोव वनस्पतियाँ मिलेंगी वहाँ पर बहुत से सागरीय जीव उनमें आश्रय खोजते हैं। दूसरा, मत्स्य क्षेत्र सुलभ कराते हैं, मतलब कि ये क्षेत्र एक तो काफ़ी ज़्यादा डीप होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मछलियाँ वगैरह के लिए काफ़ी सुलभ है, उनके रहने के लिए काफ़ी सुलभ जगह होती है। और ये सुलभ होती है तो वहाँ पर मछुआरे मछली भी पकड़ते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मछुआरे मछली पकड़ते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, और खाद्य एक तरीके से कह सकते हैं भोजन वगैरह की उपलब्धता होती है। तो तटीय क्षेत्रों पर देखेंगे तो यहाँ पर मत्स्य क्षेत्र सुलभ कराते हैं जहाँ मछुआरे मछली पकड़ते हैं। मैनग्रोव वनस्पतियों के विकास में सहायक होता है। अभी मैंने बताया मैनग्रोव वनस्पतियाँ इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उगती हैं, और मैनग्रोव वनस्पतियों की वजह से यहाँ पर बहुत से सागरीय जीव वगैरह भी पाए जाते हैं। और मैनग्रोव वनस्पतियों से रिलेटेड वीडियो आप देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या होती हैं कि ये इकोसिस्टम के लिए काफ़ी अहम होती हैं। इनकी जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की ओर निकली रहती है, इसमें जड़ें होती हैं ऊपर की ओर निकलती हैं और खारे पानी में भी आराम से उगते चले जाते हैं। और जो इनके जो बीज होते हैं, बीजों में अंकुरण जो होता है वो पेड़ के ऊपर ही उन बीजों में अंकुरण हो जाता है, और जैसे ही उनके जो बीज नीचे गिरते हैं तो उसमें पहले से अंकुरण होता है, वो आराम से ऊपर उठते चले जाते हैं। क्योंकि अगर जो पानी इतना खारा होता है, अगर जो बीज इसमें सीधे उसमें गिर जाएंगे तो फिर वो अच्छे से नहीं पनप पाएंगे और उसी में मर भी जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि पेड़ में लगे लगे उनमें बीज से कह सकते हैं अंकुरण हो जाता है, उसमें छोटा सा पौधा पहले से ही निकल आता है। उससे क्या होता है, आराम से पौधे पनपते हैं। तो मैनग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए सहायक होते हैं, और मैनग्रोव वनस्पतियों के विकास के लिए सहायक होंगे तो इसी के साथ आप एक तरीके से और जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर जब कोई तटीय कटाव को कम करते हैं, जब तटीय का मैनग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाएंगी तो तट का कटाव भी कम हो जाएगा। और जो समुद्र से आने वाली लहरों को रोकथाम के लिए भी यूज होते हैं, क्योंकि मैनग्रोव वनस्पतियाँ क्या करती हैं, जो लहरें आती हैं उनकी रफ्तार को कम कर देती हैं। जैसे तूफानी तरंगों एवं सुनामी के अधिकांश बल को अवशोषित करके कमज़ोर बना देते हैं। जो ये तट होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से
कोई सुनामी की लहर आ रही है, लहर आकर के जब यहाँ से टकराती है तो इसकी जो रफ्तार होती है उसको कम कर देती है, एक तरीके से कम कर देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होती है, तूफानी तरंगें सुनामी के अधिकांश बल को अवशोषित करके उसको कमज़ोर बना देते हैं। क्योंकि अगर जो मग्न तट नहीं होगा तो ये क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में प्रभावित कर देगी। तो मग्न तट क्या होते हैं, उसको कमज़ोर बना देते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो मैंग्रोव वनस्पतियों का भी काम होता है कि तूफानी तरंगों और सुनामी को कम करें और समंदर के बढ़ने को रोकें। जो सागरी तट का कटाव होता है उसको, बेलांचली धारा की वजह से आप देखेंगे कि जो सागर तट है उनका कटाव निरंतर होता रहता है, तो उसको भी कम करना। उसको कम करके क्या होता है, जब उसके कटाव को कम कर देंगे तो समंदर का विस्तार नहीं हो पाएगा और एक तरीके से कह सकते हैं तटीय क्षेत्र क्या होंगे उसी तरीके से बने रहेंगे। और यही सब इसके महाद्वीपीय मग्न तट के जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। ये आप औसत गहराई वगैरह, ढाल वगैरह आप याद रखिएगा। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, तो इसकी जो औसत गहराई वो 100 फैदम मतलब 600 फीट होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक महाद्वीपीय ढाल के बारे में चर्चा करेंगे। वितली मैदान, रिफ्ट घाटी और जो सागरी चबूतरा, ग्वायर या जाइगर है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है इनके ऊपर और गर्त के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारी गर्तें हैं, उनसे प्रश्न आपको मिल जाएगा। और नितली पहाड़ियाँ, जलमग्न कटक, उसको भी एक वीडियो में कवर कर देंगे। तो उसी के साथ ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ नया चैप्टर इसमें जोड़ेंगे और नई नई चीज़ें इसमें आपको बताएंगे। और ये प्लेलिस्ट जो है बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो सिलेक्टेड टॉपिक इनसे प्रश्न आते हैं उसको भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।